नमस्कार, मैं हूं अजय। कानपुर के बिकरू गांव के आरोपी अमर दुबे का हमीरपुर में एनकाउंटर किया गया था। इसकी जांच के लिए आज हमीरपुर में लखनऊ से फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट किया। फॉरेंसिक टीम के साथ हमीरपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आपको बताएं कि 8 जुलाई को अमर दुबे का एसटीएफ और हमीरपुर पुलिस ने एनकाउंटर किया था। इस पर कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल होने का आरोप था। यही वो जगह जहां पर हुआ था अमर दुबे का एनकाउंटर और इस जगह को खंगालने फॉरेंसिक टीम पहुंची है। सीन को रिक्रिएट किया गया है। कैसे एनकाउंटर हुआ उसको फिर से वैसे ही दोहराने की कोशिश ताकि की जा सके पड़ताल पूरे मामले की। सवाल कई उठे हैं। जितने भी, चाहे वो विकास दुबे हो या उसके जितने भी साथी थे, सब के सब एनकाउंटर में कैसे मारे गए। बाकायदा इसके खिलाफ मुकदमा भी पीआईएल भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। तो पूरे मामले को अब खंगाला भी जा रहा है कि आखिर हुआ कैसे, क्यों एनकाउंटर की नौबत आई और क्यों इस तरह से एनकाउंटर हुआ कि सब के सब मारे गए। तो आप जो देख रहे हैं, लखनऊ से ये टीम, फॉरेंसिक टीम पहुंची जिसने स्पॉट पर जाकर पूरे सीन को रिक्रिएट किया कि कैसे हुआ एनकाउंटर, क्यों हुआ एनकाउंटर, ताकि ये समझा जा सके। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में कानपुर के वकील एनकाउंटर के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने डीएम को ज्ञापन देकर पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है। वकीलों का कहना है कि विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था और समाज में उसने आतंक मचा रखा है। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे, जो कि पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, समाज में उसने जो अत्याचार और भय मचा रखा था, पुलिस कर्मियों के समर्थन में हम लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है कि जिस तरीके से उसने 8 निर्दोष पुलिसकर्मियों की हत्या करी और वहाँ क्षेत्र में अपराध का साम्राज्य उसने बना रखा था, उसका अंत जो हुआ है वो सही हुआ है और उसने वो भागने की कोशिश की। उस इनकाउंटर में पुलिस ने उसको मारा। हम उसका समर्थन करते हैं। आज अभी अधिवक्तागण जो बिकरू में एक जो बहुत दुखद दुर्घटना जो 8 पुलिस वालों की शहादत हुई थी, उसके क्रम में जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, उसके समर्थन में अधिवक्तागणों ने ये ज्ञापन दिया है। तो वाकई जिस तरह से एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, वो सही था, जरूरी था, हालात वैसे थे, या फिर न्याय का एनकाउंटर हुआ है, ये सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तो इसी पर होगी आज रात 8 बजे महाबहस। मेरे साथ देखिए। लेकिन कानपुर के बिकरू कांड की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है कि चंदौली के अदसड़ गांव में भी पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आ गए। यहां पर पुलिस ने चोरी के आरोपी 2 युवकों को हिरासत में लिया। इसके बाद गांव के लोगों ने विरोध किया, युवकों को बेकसूर बताया और पुलिस की टीम को गांव में ही रोक लिया। मौके पर पहुंची वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और शुरुआती जांच में युवक भी निर्दोष पाए गए। पूरे मामले में एसएचओ कंदवा की भूमिका अब संदिग्ध बताई जा रही है। गांव है आदसड़ में गया था। वहाँ गांव के अंदर पब्लिक एकत्र थी, क्योंकि थाने पे 2 लड़कों को बुलाया गया था, जिससे वहाँ सब बैठ गए। तो मैंने जनप्रतिनिधि गांव वालों से सबसे बातचीत की, उन्हें समझाया, वो सब लोग चले गए। दूसरा, अभी तक जो जांच की थी उसमें कोई लड़कों का दोष नहीं पाया गया। और अमेठी के ओंडी गांव में जमीन विवाद में 2 गुट आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गई। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सभी घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ये तस्वीर देखिए, यहां खुद आपस में गांव के ही लोग लाठी डंडों से एक दूसरे पर टूट पड़े, भिड़ गए। जमीन विवाद का पुराना मामला। जमीन विवाद अब भी उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्या बनी हुई है। लगातार ये विवाद जगह जगह पर पैदा होता है और लोग आपस में लड़ते भिड़ते और मरते मारते रहते हैं। एक तस्वीर उसी की, जमीन विवाद में
2 महिलाएं आज घायल हो गई अमेठी में जब 2 गुट आपस में भिड़ गए। बरेली के भोजीपुरा थाना इलाके में नैनीताल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ब्रेड से भरी पिकअप गाड़ी में अचानक आग लगे। ड्राइवर गाड़ी को सड़क किनारे लगाकर खुद तो कूद गया, मगर गाड़ी में भरी ब्रेड को दूसरे किनारे उतारा गया और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। यहां के स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में लगी आग को बुझाया गया। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना इलाके में युवती से छेड़खानी की घटना के बाद 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, पथराव शुरू हो गया। विवाद की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आरोपी युवक को मौके से हिरासत में लेकर लिया गया। घटना के बाद अलग अलग गाँवों में तनाव की हालत है। ऐसे देखते हुए आला अधिकारियों ने दोनों गाँवों में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया। ये मामला काजमरा गांव का मामला है। लड़की सुबह कोड़ा लेके जा रही थी तो एक लड़के मुनीस ने उसका आगे छेड़खानी हुई पीछे से, तो इसमें थाने पर मुकदमा लिखा गया है, लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है इसमें। शाहजहांपुर पुलिस ने विधानसभा अध्यक्ष बनकर अधिकारियों पर रौब झाड़ने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौरव मिश्रा फोन पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित बनकर एसपी पर रौब झाड़ रहा था। बातचीत के दौरान जब एसपी को शक हुआ तो उन्होंने युवक का नंबर सर्विलांस पर लगाया और जांच के बाद उसे दबोच लिया। आरोपी पुवाया का रहने वाला है। इसके पहले वो पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक को झांसा दे चुका है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी माफी मांगता नजर आया। ये पुवाया के रहने वाले और इनके पास से वो मोबाइल भी बरामद हो गया है, जिससे उन्होंने मुझे फोन किया था और ये भी जानकारी मिली कि इन्होंने कई अधिकारियों को इस तरह से विभिन्न लोगों के नाम से फोन किया करता है। हालांकि यदि इसमें अभी कोई ऐसी आपराधिक तत्व की बात नहीं समझ में आई है जिसके मार्फत किसी लाभ की स्थिति में रहा हो, लेकिन इस बारे में जानकारी शामिल की जा रही है और जो विधिक कार्रवाई। फिरोजाबाद पुलिस ने 10,000 के इनामी उद्योगपति को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी संजीव गुप्ता गैंगस्टर समेत अन्य कई मामलों में वांछित था। कर्ज में डूबे आरोपी ने 2 साल पहले खुद के अपहरण की साजिश में रची थी और अपने ही परिवार से 100 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। आरोपी पर कर्जदारों ने कई थानों में मुकदमा दर्ज करा रखा है। इनामिया बदमाश संजीव गुप्ता नगला सिंगी थाना एवं साइबर सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप नोएडा से गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के लिए रवाना किया गया। ये काफ़ी दिनों से इसकी तलाश थी। गैंगस्टर के मुकदमे का वांछित था, 10,000 का इनामी था, तो सटीक सूचना मिलने पर टीम को रवाना किया गया और गिरफ्तारी कराई। पीलीभीत पुलिस ने कप्तान जयप्रकाश के आदेश पर पूरे जिले में ऑपरेशन बिजली चलाया और पूरे जिले के 10 थाने से 24 अपराधी 24 घंटे में दबोचे गए। ये अपराधी जिले के टॉप 10 सूची में भी हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर, गोकशी, हत्या, लूटपाट, रेप जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। इन पुलिस कप्तान जयप्रकाश का कहना है कि पुलिस ऑपरेशन बिजली को जिले में लगातार चलाया जाएगा और अपराधियों में इस खौफ पैदा किया जाएगा। इस अभियान का परिणाम ये था कि पूरी रात में मिला के करीब 24 अपराधी अरेस्ट हुए हैं, जिसमें 8 पुरस्कार घोषित अपराधी हैं, गैंगस्टर एक्ट के वांछित हैं, 3 लुटेरे पकड़े गए हैं, रेप का एक अभियुक्त पकड़ा गया है, मारपीट का 308 का अभियुक्त पकड़े गए हैं और तमाम ऐसे हैं जो टॉप 10 के हमारे थानों से उनकी सूची में हैं, उनकी अरेस्टिंग हुई है। नोएडा में एक्सप्रेसवे पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश राजेश उर्फ दबंग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बिहार के पटना का रहने वाला है और नोएडा में उस पर लूट, धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। गाजियाबाद के अर्थला मोहल्ले में बुजुर्ग दंपत्ति का शव घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दंपत्ति कर्ज को लेकर परेशान था और कर्ज देने वाले लगातार उनसे वसूली की मांग कर रहे थे। इसी तनाव में दोनों ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्र के अर्थला से पति पत्नी के सुसाइड की सूचना आ रही है। पति का नाम मंगत सिंह पाल सन ऑफ लाल सिंह पाल है, उम्र लगभग 50 वर्ष। उनकी पत्नी का नाम शीला है, उम्र लगभग 45 वर्ष। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
सेना में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती कराने वाले सरगना को आगरा पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी राकेश पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड था और उस पर 25,000 का इनाम था। पुलिस ने इसके साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। पूछताछ के आधार पर राकेश को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह ने अब तक करीब 200 से ज्यादा युवकों को सेना में भर्ती दस्तावेजों के आधार पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती कराया है। 8 सदस्य थे। कुछ अभियुक्त शामली में गिरफ्तार हुए थे। शेष अन्य अभियुक्त हमारे जनपद ताजगंज थाना से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। सभी अभियुक्तों की पूरी गैंग रजिस्टर कराते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। बरेली के भोजीपुरा थाना इलाके के भोला मानपुर में आज उस वक्त मातम पसर गया जब 2 लड़कों ने नकटिया नदी में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। दोनों लड़के खेत पर जाने के लिए नदी को पार कर रहे थे, तभी तेज बहाव में बह गए। उनकी इसके बाद मौत हो गई। दोनों लड़के भोला मानपुर गांव के रहने वाले हैं। हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया। वाराणसी के चौबेपुर इलाके में 2 युवकों की गंगा में डूबकर मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक युवक का शव बरामद किया गया है, जबकि दूसरे की तलाश के लिए पुलिस एनडीआरएफ की टीमें तलाश कर रही हैं। दोनों युवक नरपतपुर निवासी थे और गंगा नहाने गए थे जब यह हादसा हुआ। उम्र 20-25 वर्ष के आसपास थी। दोनों मित्र हैं, नरपतपुर गांव के हैं। एनडीआरएफ की टीम को बुला के जो है रेस्क्यू कराया जा रहा है। अम्बेडकर नगर जिले के देवरांचल के कई गांवों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। कई गांवों में पानी भरने लगा है। इससे गांव के लोग परेशान हैं। फसल डूब रही है। गांवों का संपर्क कट रहा है। लोगों को इलाज के लिए भी अब तरसना पड़ रहा है। प्रशासनिक लापरवाही ने मुसीबत को और बढ़ा दिया है। गांव के लोगों के पास न तो नाव की इंतजाम है, न ही दूसरी तरह की सुविधाएं अब तक मुहैया हो पाई हैं। के लिए पानी से होकर के आना जाना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से नाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न ही कोई मेडिकल कैंप लगाया गया है जिससे कि लोगों को दवा इलाज मुहैया करवाया जाए। बाढ़ की स्थिति तो बहुत ही खराब है। अभी जो है बीच में अगले साल जो है हमने मंडलायुक्त में जो है कमिश्नर साहब को, मुख्यमंत्री जी को ऑनलाइन से कंप्लेन किया गया था और चाचा जी ने भी कंप्लेन किया था, तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरदोई में टिड्डी दल का आतंक लगातार जारी है। दूसरे दिन भी जिले के कई हिस्सों में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया। टिड्डी दल से निपटने की व्यवस्था करने वाला कृषि महकमा खानापूर्ति में लगा हुआ है। लाखों की संख्या में टिड्डियों का ये दल कटियारी इलाके के हरपालपुर क्षेत्र के साथ साथ सवायजपुर, लोनार, बावन के साथ हरदोई देहात तक पहुंच चुका है। किसान टिड्डियों को भगाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन टिड्डियों का आतंक यहां खत्म नहीं हो रहा। हरदोई के किसानों को जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ। हरदोई का किसान डर रहा था कि कहीं जो ये टिड्डियां हैं वो हरदोई आकर के उनकी फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। वही डर सच साबित हुआ है। हरदोई पहुंची लाखों की तादाद में टिड्डियों ने किसानों की फसल को सफाचट कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही खेत हैं जिन पर टिड्डियों ने हमला बोला था और इन खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे कि किसान परेशान है। वहीं अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो प्रशासनिक अमला सिर्फ कागजी कार्यवाही करने में लगा हुआ है और कागजों पे बता रहा है कि टिड्डियों का सामना करने के लिए हमारा पूरा प्रशासन तैयार है। फिलहाल किसान अपनी फसल को सफाचट होते हुए देख परेशान है। हर हालत में रात भर जग के वो थाली बजाकर बाकी इंतजाम करके किसी भी तरीके से टिड्डियों से को भगाने और मार गिराने में लगा हुआ है। फिलहाल इन टिड्डियों से हरदोई के किसानों को कब निजात मिलता है, ये देखने वाली बात जरूर है। कैमरामैन निखिल के साथ आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18 हरदोई। और बड़ी खबर आ रही है, 14 और 15 जुलाई को बंद रहेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। मुकदमों की यहां नहीं होगी सुनवाई। 14 और 15 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट को बंद रखा जाएगा। वजह सैनिटाइजेशन। हाई कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। प्रयागराज में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के चलते यह फैसला लिया गया है। 2 दिन तक कोई दाखिला नहीं होगा। ई दाखिला भी नहीं होगा। 14-15 जुलाई को सुनवाई भी नहीं होगी। 17 और 20 जुलाई को, जो 14 और 15 को सुनवाई होनी थी, वो 17 और 20 जुलाई को होगी, ये भी बताया गया है। तो 14 और 15 को इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद। सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा।
बदायूं जिले में कोरोना के मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में एक साथ 34 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बदायूं शहर में 24, दातागंज में 8, जबकि बदायूं के रहने वाले एक व्यक्ति कासगंज और एक को बरेली में कोरोना का संक्रमण मिला। आपको बताएं कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनके संपर्क में आने वाले लोगों को तलाश कर उनके सैंपल कोरोना वायरस की जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। 34 कोरोना के केसेज आए हैं, जिसमें 8 दातागंज ब्लॉक के हैं, एक बरेली से है और एक कासगंज से है और 24 हमारे शहरी क्षेत्र से हैं। टोटल ये जो हमारे 34 केस आए हैं, इनको हम शिफ्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी ये कुछ L1 में और कुछ L2 फैसिलिटी में शिफ्ट हो जाएंगे। आज की तारीख में हमारे पास 85 केस हैं जो कि एक्टिव केस हैं, जो कि विभिन्न अस्पतालों में हमारे भर्ती हैं। कोरोना से निपटने के लिए सरकार के साथ प्रशासन भी लगातार कोशिश में जुटा है। सुल्तानपुर में एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। एसपी ने बताया कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। 2 दिन बाद में लॉकडाउन खत्म हुआ है। 2 दिन का लॉकडाउन था तो पूरा 55 घंटे का। उसके उपरांत आज जनपद सुल्तानपुर का पुलिस प्रशासन रोड पे निकला है, लोगों को अवेयर कर रहा है, बार बार समझा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। साथ ही साथ किसी तरह से भी जो विधि है उसका उल्लंघन ना करें, रोड पर व्हीकल्स ना खड़े हो। साथ इसके अतिरिक्त हमने ये इंश्योर किया है कि सभी लोग मास्क लगा के रहें। जो नहीं मास्क लगा के चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, FIR दर्ज। महानायक अमिताभ बच्चन के कोरोना से संक्रमित होने के बाद लगातार उनके चाहने वाले उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। बिग बी की जन्मस्थली इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में भी उनके प्रशंसक पूजा पाठ और दुआओं के जरिए अपने चहेते अभिनेता की लंबी उम्र और जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान नरसिंह और बजरंगबली के सामने हवन किया गया, जिसमें महंत और आचार्य भी शामिल हुए। तीर्थराज प्रयाग में लक्ष्मी नारायण मंदिर अलौकिक स्थित देवालय में उनके जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं उनके स्वस्थ होने के लिए दीर्घ आयु के लिए पूजा पाठ का कार्य संपन्न किया गया है, जिसमें भगवान लक्ष्मी और अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से आज सीबीआई ने पूछताछ की। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा है कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजनीतिक बदले की भावना के चलते उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। कल्याण सिंह ने विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में खुद को बेकसूर बताया है। सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, इसलिए राजनीतिक विद्वेष के कारण मेरे ऊपर निराधार और गलत आरोप लगाकर केंद्र सरकार के इशारे पर ये मुकदमा चलाया गया। दूसरा था, जब सुनवाई पूरी हो गई तो मुझसे पूछा गया कि आप। सावन के दूसरे सोमवार को बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने मथुरा के चिंताहरण की शरण में वो आज पहुंचे। मंदिर में महादेव पर जलाभिषेक किया और इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कृष्ण के वंशज वो हैं और ब्रज में आते रहते हैं। हालांकि इस दौरान वो राजनीतिक सवालों से बचते नजर आए। तो ये थी खबरें दमदार, कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।